अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी वो जो नॉर्मल पेज से आते हैं माइक्रो यूनिट, सर प्रोसेस 2 में जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, क्यों? जो बन रहे हैं सब जाएंगे। स्क्रैप वैल्यू अगर उनकी है तो सही लगाने के वो भेज दिए। कल आए थे? हाँ जी, कल आए निकलेंगे क्लास से, ऑनलाइन क्लास ली। कैसे ली? किसी नहीं वो एक्सेस है। दोबारा सुनना, वो सारी कहानी दोबारा सुनना। ये वही जो कल पढ़ाना शुरू किया था वही है, बस मैं उसको फॉर्मली बता रहा हूँ। ये वही वाली चीज है, बस फॉर्मली बता रहा हूं मैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। ये मैंने कल हेडिंग दी थी, इसके ऊपर डिस्कशन शुरू की थी। ये जो कल मैंने सब डिस्कशन की थी ना, ये अब मैं उसी को ही सिस्टमैटिकली करके चल रहा हूं। मटेरियल के लिए पर यूनिट कॉस्ट अलहदा निकाली जाएगी, कन्वर्जन के लिए अलहदा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चूंकि फुली कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम लोग कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्जन के लिए अलहदा। जैसे कल मैंने 20 और 30 अलग अलग की थी। अच्छा, अगर अलग अलग पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी तो न्यूमरेटर भी अलग, डिनोमिनेटर भी अलग। इसके डिनोमिनेटर के लिए अलग अलग कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है, उसके लिए ना एक वर्किंग करनी पड़ा करेगी, जो है उसी इक्वेशन पे बेस्ड जो मैंने कल आपको डिस्कस की थी, लेकिन करना उसको एक टेबुलर फॉर्मेट से है, आपने इक्वेशन से नहीं करना। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इस नाम की ना एक कैलकुलेशन सिखाऊंगा अभी, वो बनाया करेंगे, उससे कॉस्ट पर यूनिट का डिनोमिनेटर निकलेगा। डिनोमिनेटर मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जिससे डिवाइड करना है वो डिनोमिनेटर, तो वो डिनोमिनेटर कैसे कैलकुलेट करना है वो एक वर्किंग से कैलकुलेट होगा।
जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है चाहिए होगी इसके लिए, वो आपको गिवन होगी। वो जो कल वाली मिसाल में 80% थी ना, वो सवाल में दी होगी आपको। ये सवाल में गिवन होती। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन सवाल में गिवन होती है। हाँ जी, यहाँ तक। अच्छा, अब ना मैं आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हवाले से एक डिस्कशन करने लगा हूं, उसको समझ लें अच्छे तरीके से, फिर अपने अल्फाज में कुछ लिखना जरूर उसके लिए। पहले समझ लीजिएगा बात, समझ लें, फिर वो इसी के नीचे ही, यानी इसी से आगे चल रहा हूं मैं। समझ लें पहले बात। प्रोसेस की एक ड्यूरेशन है, यानी ये जो कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 1 में यूनिट्स इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो उसकी एक पूरी ड्यूरेशन है। जैसे अगर क्या बनाया था कल, बिरयानी बिरयानी बनाई थी, आज क्या बना, समोसे बना लेते हैं। तो वो जिस कढ़ाई में समोसों को तलना है, अगर समोसे वाले ने पूरे महीने में टोटल 4000 समोसे तले हैं, तो वो सारे के सारे 4000 महीने के शुरू में कढ़ाई में डाल दिए, पूरा महीना वो सड़ते रहे, जलते रहे, पकते रहे, और महीने के एंड पे कढ़ाई से निकाल लिए। एक वक्त में शायद समोसों का वहां से तल के निकल के आगे चले जाना शायद हो सकता है 15-20 मिनट का काम हो। तो जिस प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं, हम अभी प्रोसेस 1 पढ़ रहे हैं, उस प्रोसेस की ड्यूरेशन लेट से 10 घंटे है, मिसाल ले रहा हूं 10 घंटे। तो ये इस पूरे प्रोसेस की ड्यूरेशन है। अगर ये कहा जा रहा है कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 4000 यूनिट्स इन होके आउट हुए, तो इसका मतलब पूरे के पूरे 4000 यूनिट्स पूरा महीना मशीन में नहीं पड़े रहे। 100 यूनिट्स डले, 10 घंटा मशीन में पके, फिर यहां से आगे चले गए, फिर 200 यूनिट्स और डले, फिर 50, फिर 150, करते करते टोटल पूरे महीने की एक्टिविटी 4000 यूनिट से। एक वक्त में मशीन का चलना, एक वक्त में प्रोसेस का रन होना शायद 10 घंटे का काम होगा। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, उसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी अप्रैल 30 रात 12 बजे, तो अभी वो 10 घंटे पहले नहीं, कुछ ही घंटे पहले मशीन में डाले गए थे। क्योंकि 30 अप्रैल का रात 12 बज गए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मंथ एंड करना था, इसलिए वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाए। अगले ही लम्हे वो क्या बन जाएंगे? मई के ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएंगे। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो हैं जिन पे ये पूरा 10 घंटे वाला प्रोसेस अभी नहीं चला हुआ। इस 10 घंटे के प्रोसेस के बारे में ना जनरली ये अजम्पशन ली जाती है कि मटेरियल डला ही स्टार्ट में और फिर प्रोसेस शुरू हुआ, यानी मटेरियल इनपुट प्रोसेस में इन हुआ है तो प्रोसेस चलना शुरू हुआ है। उसके बाद क्या खर्चा और आया? कन्वर्जन। तो उसके लिए अजम्पशन ये है कि जो कन्वर्जन का खर्चा आया
इवनली हुआ। क्या मतलब इवनली? इवनली थ्रू आउट, यानी अगर 10 घंटे में एक बार जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो 10 घंटे में अगर 10,000 रुपए खर्च हुए हैं तो इसका मतलब हर घंटे में 1,000 रुपए खर्च हो रहे थे। ये मतलब है इवनली का। तो हम जो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं उसमें जनरली ऐसा होता है कि मटेरियल इनपुट हुआ तो प्रोसेस शुरू हुआ, और फिर अगर 10 घंटे का ड्यूरेशन है तो इस पूरे के पूरे 10 घंटे में जो कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई है वो इवनली पूरे 10 घंटे में फैली हुई है। जो आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई होगी, असल में वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन इस बात की होगी कि जितना 10 घंटे का प्रोसीजर चलना था उसमें से अभी इतना टाइम गुजरा है। जैसे अगर आपको सवाल में लिखा मिलता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट, तो इसका मतलब है इस मशीन में डले हुए उसको 7 घंटे हुए थे। तो वो जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसके बारे में, चूंकि अजम्पशन ये है कि जो भी, नहीं अजम्पशन वाली बात नहीं, ये जो ड्यूरेशन है ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होगी वो असल में उसके उस फिजिकल ड्यूरेशन की कंप्लीशन दी है कि अगर फिजिकली 7 घंटे हुए थे अभी तो लिखा होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट। अगर अभी 10 में से 8 घंटे गुजरे थे तो कहा होगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80% है। तो जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होगी उसका मतलब है कि टोटल टाइम में से उतना टाइम गुजर चुका था और मशीन खराब हो गई। फिर अभी उतना टाइम गुजरा था तो रात के 12 बज गया 30 अप्रैल, मंथ एंड हो गया। ये कहानी आई समझ? अच्छा, अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं और मैं एक एक करके बताता हूं, ज्यादा रश नहीं मचाता, लेकिन लिखना आपने है उर्दू पंजाबी पश्तो सराइकी जैसे भी। नहीं, हर यूनिट पे देख जितना टाइम लग ही रहा है। अच्छा, ये और भी सुने, सवाल हो सकता है किसी के जहन में ये बात आई हो, अगर एक वक्त में इस मशीन में 200 यूनिट्स डाले थे, एक वक्त में इस मशीन में 200 यूनिट्स डले, अब उन 200 यूनिट्स ने 10 घंटे तक मशीन में रहना है, तो सवाल ये पूछा है कि इवनली का मतलब ये है कि हर यूनिट पे बराबर टाइम लगेगा। अरे वो तो वैसे भी बराबर ही लगेगा। अगर एक वक्त में देगची में 10 आलू डले हुए तो सारे के सारे आलू उस देगची में मौजूद हैं, सब पे बराबर टाइम लग रहा है। इवनली का मतलब ये है कि चूल्हा तेज कर देंगे आखिरी 2 घंटे में, शुरू में कम रखेंगे तो गैस का बिल कम ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मशीन में जो बिजली कंज्यूम हो रही थी पहले सेकंड से लेके आखिरी सेकंड तक बराबर पेस पे कंज्यूम होती रही। वर्कर जो पहले घंटे से काम करना शुरू हुआ था, यानी जो भी कन्वर्जन कॉस्ट लेबर ओवरहेड्स आ रहे हैं वो इस 10 घंटे में बराबर फैले हुए हैं। ये मतलब है इवनली का। पहली बात ये बता रहा हूं कि आपको जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होगी, वो उसकी फिजिकल जो ड्यूरेशन है ना उसमें से उतने परसेंट तक टाइम गुजर चुका होगा, इसको शो कर रही होगी। रिपीट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होगी, ये जितनी ड्यूरेशन उसने मशीन में रहना है ना उस पर जितना टाइम लगना है उसका उतने परसेंट गुजर चुका हुआ होगा, यानी उस पर उतने परसेंट फिजिकली उतनी देर तक काम हो गया होगा। देखें, अगर आप मेरे अल्फाज कॉपी करके लिखते हैं ना तो फिर आपको ये फिक्र होगी जितनी के बाद सर ने क्या बताया था। आप बात समझें और अपने अल्फाज में लिखें। मैंने ये कहा कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होगी लेट से 65%, इसका मतलब यह है कि जितनी देर प्रोसेस ने चलना था उन यूनिट्स पे 65% टाइम गुजर चुका हुआ। जो उन पे फिजिकली मेहनत होनी थी 65% तक वो मेहनत हो चुकी हुई है। जिनको अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं दोबारा अर्ज करता हूं।
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी है, अगर 70% लिखा है, इसका मतलब है प्रोसेस की ड्यूरेशन में से 70% टाइम हो चुका, इतनी देर लग चुकी उनको प्रोसेस करने में। अगला पॉइंट ये लिखें कि कन्वर्जन के बारे में अजम्पशन ये है कि ये इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस इनकर हो रही है, इसलिए जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है वो कन्वर्जन के लिए हम यूज करेंगे। नहीं समझ आई? चूंकि अजम्पशन है कि कन्वर्जन कॉस्ट इवनली थ्रू आउट द ड्यूरेशन इनकर हो रही होगी, तो अगर टाइम 70% गुजरा है तो कन्वर्जन कॉस्ट जितनी लगनी थी उसका भी 70% ही लगा है ना अब तक। ये कहा है मैंने कि चूंकि कन्वर्जन के बारे में अजम्पशन है कि वो थ्रू आउट दी ड्यूरेशन इवनली इनकर हो रही है, इसलिए जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई है वो कन्वर्जन के लिए हम यूज करेंगे। नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही ना? जो लोग इधर उधर देख रहे हैं नहीं आ रही है समझ। साथ के शायद साथ वाले को समझ आ गई, वो देखे उसने क्या लिखा है, वो इधर देख रहा होगा। मैंने ये अर्ज की है कि कन्वर्जन के बारे में अजम्पशन है कि वो थ्रू आउट दी ड्यूरेशन इवनली खर्च हो रही होगी, तो इसकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की है, अगर कहा है 70%, इसका मतलब टाइम 70% गुजर चुका था, तो फिर कन्वर्जन कॉस्ट जितनी लगनी थी उसमें से भी अभी 70% लगी हुई है। दोनों क्या? दोनों क्या? जी जी बोलिए बोलिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही। अगली बात लिखें, अगली बात ये लिखी है कि बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल है वो शुरू में ही इनपुट हो जाता है सारा का सारा, इसलिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के एतबार से 100% कंप्लीट हुआ करता है। दोबारा सुनिए, बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल प्रोसेस में इन हो रहा है, इनफैक्ट मटेरियल प्रोसेस में इन हो रहा है तो प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मटेरियल स्टार्ट पे ही इन हो जाता है, इसलिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 100% कंप्लीट समझा जाएगा। अच्छा, ये जो बातें भी अपने अल्फाज में लिखी है ना, इन पे ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आप चीते बनते जाएंगे, फिर आप ना इन पॉइंट्स को दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी आप क्या लिखना चाह रहे थे। अब आपको ना मैं ये चीजें सारी एक फॉर्मेट्स, सारे वर्किंग एक सवाल से समझाता हूं। तो सवाल लिखिए, following information relates to process 1 for the month of May. Following information
relates to process 1 for the month of May. अच्छा, बल्कि वो जो आपके सवाल से मुझे बात याद आ गई, एक बच्चे का ना मैसेज आया था मुझे, तो उस बच्चे से मैंने मशवरा पूछा आप लोगों के लिए, उसने मशवरे दिए आप लोगों के लिए। मैंने कहा मैं क्लास में पढ़ के सुनाऊंगा। तो किधर गया? सर्टिफिकेट नहीं है, तो काम की बातें लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पता नहीं किसका था। अच्छा जी, एक बच्चे ने किया जी मैसेज, और शुक्रिया तो चलो इसने किया। उसने कहा जी मैं बहुत डल माइंडेड बच्चा था और 3 दफा इंट्रो में फेल हुआ था, और फिर कॉस्ट पड़ी आपसे और लगा मैंने पास ही कभी नहीं होना था, लेकिन कॉस्ट पड़ी तो अच्छा, ये आपको ना उसकी नसीहतों के लिए बता रहा हूँ, मकसद अपनी तारीफ बताना नहीं है, वो तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। बट सर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने आपसे जब सीएमए ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया तो सर आपने मेरे माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर दिया। मैं अपने हाँ, आपने मेरी सोल्यूशन देखने की आदत छुड़वा दी और मैंने सीएमए पहली टाइम में पास कर लिया। अच्छा, उसके बाद ठहरना, मैंने कहा अच्छा भी बहुत अच्छी बात है, आप ना एडवाइस बताओ, क्योंकि बताने का मकसद ये है कि वो कह रहा था मैं बहुत डल माइंडेड था, 3 दफा से इंट्रो फेल की हुई थी, मुझे नहीं लगता था कि मैंने सीए में चलना है आगे। तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि अच्छा कोई एडवाइस बताओ, मैं बच्चों से शेयर कर लूंगा। अब उसने वो बातें जो की हैं उन वो बता रहा हूँ आपसे। तो उसकी सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि जी आप का अल्लाह से ताल्लुक स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी नमाजों में कमियां चल रही हैं तो नमाजों को पूरा करें। दूसरी नसीहत उसकी ये है कि अच्छा चले मैं समरी बता देता हूँ। दूसरा उसका ये है कि आप जब मतलब आपको नसीहत है कि जब कोई सवाल सॉल्व करें तो उसका सोल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद सारा सवाल सॉल्व करना है जैसे तैसे भी हो। क्योंकि हॉस्टल के बच्चे होते हैं ना, देखिए टीचर जो बात कर रहा होता है ना, स्टूडेंट उसको उस तरह से इसलिए नहीं लेते क्योंकि स्टूडेंट को लगता है टीचर को क्या पता अब क्या मसले हैं, अब हमारी जिंदगी में क्या क्या मसले हैं, उनके दौर में मसले नहीं थे। तो जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं वो कॉमन मसलों को जानते हैं। तो उसका ये ऑब्जर्वेशन है कि मेजॉरिटी बच्चे जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं वो सोल्यूशन देख देख के सवाल करते हैं। वो सवाल पढ़ते हैं और सीधा जाके जहां मुश्किल होती है फौरन सोल्यूशन देखते हैं। देखिए अगर आपने न्यूमेरिकल पेपर स्ट्रॉन्ग करना है ना कॉन्सेप्ट अपने, तो आपको पहले अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको जैसे ही मुश्किल पड़ेगी अगर आप फौरन सोल्यूशन देख लेंगे तो फिर आप अपने पेपर में बैठ के भी रिजल्ट के बाद सोल्यूशन देखने का इंतजार करेंगे और अगली टाइम में फिर सोल्यूशन देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो आप लोग ना खुद सॉल्व किया करें। अक्सर बच्चों का ये बिल्कुल मसला है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, लेकिन आपसे ये बच्चे का मैसेज शेयर करने का मकसद यही था कि बच्चे का वर्जन है कि आप जब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स खुद सोल्यूशन देख करने की बजाय जहां लगा ना नहीं ये मुझसे नहीं होगा, फौरन सोल्यूशन देखा, या अगर करना शुरू भी किया और एक पॉइंट पे फंसे और कहा चलो इसका सोल्यूशन देख लेता हूं, अब आपने फौरन फौरन सोल्यूशन से हेल्प लेनी शुरू कर दी, आपके दिमाग के मसल्स ही बिल्ड नहीं हुए। अगर वैसे देख के लगता है कोई 2-4 लोग लगते ही ऐसे, अगर किसी ने जिंदगी में कोई जिम किया है ना, तो जब तक आप हेल्प लेके वेट उठाएंगे आपके मसल मसलियां रहेंगे। वो मसल्स तब बनेंगे जब आपके मसल्स के ऊपर जोर पड़ेगा। तो ब्रेन के मसल्स को स्ट्रांग करें जब आप
खुद सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप पीछे सोल्यूशन देखते हैं ना, अपनी हिम्मत आपकी वही खत्म हो चुकी होती है। आपने अपने आप पे लोड ही नहीं डाला होता, लोड स्ट्रेस टेस्टिंग ही नहीं हुई होती। हमेशा सोल्यूशन देखने की आदत रखते हैं और फिर आपको लगता है कि आपने तैयारी कर ली है, लेकिन आपने तैयारी नहीं की है। तो इसलिए बेटे सवाल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रजिस्टर का सवाल आप गलत कर देंगे ना, पेज लग जाएगा ना, तो कौन से रजिस्टर को बचा के कबर में लेके जाना था। रजिस्टर इसी काम के लिए तो खरीदे और किस लिए खरीदे। तो आप लोग सवाल खुद सॉल्व किया करें। तो दूसरी नसीहत उसकी ये है कि सॉल्यूशन ना देखें, जैसे तैसे हो सवाल खुद सॉल्व करें और उससे ये अपना कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा कि मैंने करना है सवाल। तो सॉल्यूशन नहीं देखना, सवाल पूरा करना है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद देखना है सॉल्यूशन, ये मैं कह रहा हूं उसके बाद देख लेना सॉल्यूशन। क्योंकि अगर वो बहुत पहले ना, काफी पुरानी बात है, नया नया मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं जब भी कोई सवाल लेता था और अगले दिन बच्चों से होमवर्क डिस्कस हो रहा होता था और बच्चे मुश्किलें बता देते, तो एक बच्चा मुझे कहता था, सर मुझे तो कोई मुश्किल नहीं आई, मैंने तो कर लिया था आराम से। अब वो जब अक्सर ऐसे हुआ कि वो कहता था मुझे तो कोई मुश्किल ही नहीं है, मैंने तो सवाल आराम से कर लिया। तो मैंने देखा यार लगता तो नहीं है जो देख के ऐसा जो ये कह रहा है। तो उससे मैंने वैसे ही पूछा कि सॉल्यूशन तुम देखते हो। उसने कहा नहीं, सॉल्यूशन नहीं मैंने कभी देखा। पता नहीं समझ भी आई कि नहीं है। जब उसने सॉल्यूशन ही नहीं देखा तो क्या पता कि क्या कर रहा है वो तो कर रहा है सवाल। तो इसलिए बाद में देखना है सॉल्यूशन, बाद में सॉल्यूशन देखना है। वो एक बंदे ने की मसला सुना कि वुजू बड़ा जरूरी है और वुजू के बगैर जो है ना वो नमाज नहीं होती। तो उसने कहा एम ही नहीं होती, मेरी तो अभी हुई है। मैंने तो अभी पढ़ी है वुजू के बगैर, तो मेरी तो हो गई है नमाज। तो आप ना सवाल सॉल्व करके सॉल्यूशन देखा करें, लेकिन सवाल सॉल्व करने के बाद देखें। अच्छा जी, और उसने कहा कि पता नहीं यार, मैं घूम ही गया हूं, कितने लंबे मैसेज लिखे हैं, बट ठीक है, समरी यही थी कि अल्लाह से ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करें और सवाल जो है ना सॉल्यूशन देखे बगैर पहले खुद सॉल्व करें। क्योंकि ऐसा करेंगे, ये अपना बता रहा है, मैंने ऐसा किया है तो मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ा था, वरना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था। मैं पेपर में बैठा रहता था, मुझसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था, क्योंकि तैयारी करते हुए कभी ऐसा किया नहीं होता। और जब पेपर सामने आता तो इतना प्रेशर पड़ गया होता है, क्योंकि कभी खुद सॉल्व ही नहीं किया होता। और पेपर में लगता था सब आता है, लेकिन पेपर में बैठते हैं तो तब पता लग जाता है। तो इसलिए आप ना खुद पहले पेपर जो क्वेश्चन होमवर्क क्लास वर्क करते हैं आप, वो पहले खुद सॉल्व किया करें, फिर उसका सॉल्यूशन देखा करें। क्या कर रहा था मैं? हाँ जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, $240,000, 2,40,000 रुपए। और ब्रैकेट में लिखिए 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिख लें 120,000, 120,000, 1,20,000। एक्चुअल FOH, एक्चुअल FOH 75,000, 75,000। अच्छा, अगर मैं अप्लाइड भी बता दूं तो अप्लाइड यूज करेंगे, और अगर नहीं बताया अप्लाइड तो बस फिर यही एक्चुअल यूज करेंगे। तो नहीं बताया अप्लाइड। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स। और ब्रैकेट में लिखिए 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट। मुझसे रिक्वायर्ड है नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट
प्रोडक्शन यूनिट्स, नेक्स्ट कॉस्ट पर यूनिट। पहला मैंने कहा है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, नेक्स्ट कहा है कॉस्ट पर यूनिट, और नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में से आर निकाल दें। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, अच्छा अगर तो ये रिक्वायरमेंट में पूछी होती है ना तो फिर तो इसको इज्जत मिल सकती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अदरवाइज वर्किंग में हमें ये करनी ही पड़ रही होगी। तो जब वर्किंग करेंगे तो इसकी जहमत नहीं करेंगे स्टेटमेंट ऑफ लिखने के लिए, बस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और बल्कि इतना कि मैं इसको आगे प्यार से ईपी कहा करूंगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसका एक फॉर्मेट बता रहा हूं वो टेबुलर फॉर्मेट है, वो अभी बस फॉलो कर लें, फिर मैं सॉल्व करने के बाद उसको रिलेट करता हूं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, और फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल के लिए अलग कॉलम, कन्वर्जन के लिए अलग कॉलम। थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, और फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल के लिए अलग, कन्वर्जन के लिए अलग। और इस अंग्रेजी में अभी तक जितना पढ़ा है उसमें आएंगी दो चीजें, एक आएगा आउटपुट, उसको आउटपुट भी लिख सकते हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स भी लिख सकते हैं। कितने हैं, कितने हैं कंप्लीटेड यूनिट्स, कितने हैं कंप्लीटेड यूनिट्स, कितने हैं कंप्लीटेड यूनिट्स, कितने हैं, आउटपुट कितना है 12,600। ये कहां से आए, 15,000 इनपुट था, 2,400 अभी भी इन प्रोसेस हैं, तो 12,600 आउटपुट हो गए। ये हर लिहाज से कंप्लीट हैं, यानी इनको मटेरियल के एतबार से देखें तो मटेरियल के एतबार से भी ये कंप्लीट है, और कन्वर्जन के एतबार से भी ये कंप्लीट है। मटेरियल के एतबार से कंप्लीट का मतलब है कि इन पे मटेरियल कॉस्ट भी पूरी लग चुकी, कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी लग चुकी इनके ऊपर, जितनी भी लगनी थी। और दूसरी अंग्रेजी की लाइन है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। कितने यूनिट्स हैं 2,400। जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ये जो 2,400 यूनिट्स हैं, मटेरियल के एतबार से देखेंगे तो ये मुकम्मल हैं, मटेरियल के एतबार से 100% हैं ये, तो मटेरियल वाली लाइन के सामने इधर पूरे 2,400 लिखूंगा। लेकिन ये 2,400 यूनिट्स हैं तो 2,400 यूनिट्स, लेकिन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 60% कंप्लीट है, तो इस 2,400 को यहां 1440 लिखूंगा, और फिर इन दोनों कॉलम्स का कर लें टोटल। $15,000 14,040। इसकी कैलकुलेशन देख लें क्या की है, और कोई एतराज तकलीफ है तो बताएं।
हाँ भाई, यहाँ तक की कैलकुलेशन में कोई परेशानी कि कैसे कैलकुलेट किया? कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। कंप्लीटेड क्योंकि हर लिहाज से मुकम्मल है, हर लिहाज से 100% कंप्लीट है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो मटेरियल के एतबार से भी और कन्वर्जन के एतबार से भी। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्या मतलब है ये बताता हूं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 है, मटेरियल के एतबार से ये मुकम्मल है, इसको पूरे को यहां लिख दें, लेकिन कन्वर्जन के एतबार से 60% कंप्लीट है, तो दिस इनटू दिस करके यहां लिखें। ऐसा क्यों किया है, क्यों की वजह बतानी है, क्या किया है, कैसे किया है, इस पे एतराज, सवाल, परेशानी, तकलीफ, बुरा लगाओ किसी को। इससे डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया है, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, उसका ये डिनोमिनेटर होगा, कन्वर्जन की कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, उसके लिए ये डिनोमिनेटर यूज करेंगे। तो दूसरा काम कॉस्ट पर यूनिट निकालना, मटेरियल के लिए अलहदा निकलेगी और कन्वर्जन के लिए अलहदा निकलेगी। न्यूमरेटर क्या होगा है जी? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो इस महीने की कॉस्ट दी हुई है, करंट पीरियड कॉस्ट जो आपको मई के महीने की कॉस्ट दी है, मटेरियल के लिए क्या है 240, कन्वर्जन के लिए 195। ये दी हुई है फिगर्स, और इसके लिए डिनोमिनेटर यही जो अभी इधर कैलकुलेट किया था, इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल के लिए 15,000 और कन्वर्जन के लिए 14040। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 16, कितना 13.89। बताता हूँ, मैंने कहा बताने अभी। अच्छा, ये मुझे लगता है मैंने पहले भी ये बात की थी, लेकिन दोबारा कर रहा हूं,
वैसे भी कौन सी बातें याद रखती हैं। 2400 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% है, यानी ये 60% कंप्लीट है। इससे कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये जो 2400 यूनिट्स हैं इनमें से 60% यूनिट्स मुकम्मल हो गए हुए हैं और बाकी 40% तो अभी शुरू ही नहीं हुए। ऐसा नहीं है, ये 2400 के 2400 एक मशीन के अंदर पड़े हुए हैं और उन सब के ऊपर जितना काम होना था उसमें से 60% काम हो चुका है जी। समोसे आधे पक चुके हैं, तो ये मतलब नहीं कि कढ़ाई में जितने समोसे हैं उनमें से आधे पक गए हैं और बाकी आधे भी फ्रेश तैयार खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जितने कढ़ाई में है सब एक साथ ही पक रहे हैं। इन दोनों की कैलकुलेशन में कोई एतराज? अच्छा, अब मैंने ये नहीं बताया भी कि इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होते हैं। अच्छा, जिनको तो कल वो इक्वेशन वाली बात समझ आई थी जी, 1,20,000 बताई है मैंने डायरेक्ट लेबर और 75,000 बताई है मैंने FOH, तो 120,000 प्लस 75,000 इज इक्वल टू 195,000। और इन फिगर्स में कोई सवाल किसी का? ये लाइन पूरी क्यों नहीं लगी, ये डबल क्यों है? अच्छा, जिनको कल इक्वेशन वाली डिस्कशन आई थी समझ, अगर किसी को आई थी, किसी को नहीं आई? 12,600 यूनिट्स मुकम्मल बने। एक यूनिट पे मुकम्मल होने पे अगर X रुपए कन्वर्जन आती तो इन पे इतनी कन्वर्जन आई। मैं ऐसे ही बस कल वाली इक्वेशन अगर किसी को समझ आई थी तो उसको इससे रिलेट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ आई थी तो कोई बात नहीं, करना ऐसे ही होता है। 12,600 यूनिट्स बने और अगर एक यूनिट मुकम्मल होता और उस पे X रुपए कन्वर्जन आती तो इनके ऊपर इतनी कन्वर्जन आई होगी। 2400 यूनिट्स पे 0.6 कन्वर्जन आई होगी, तो ये टोटल 1,95,000 बना होगा। X कॉमन ले लें, 12,600 प्लस 2,400 इंटू 0.6, 12,600 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय, तो यही किया है हमने यही काम किया है। 195 डिवाइडेड बाय ये कैसे बना, ये ऐसे बना, तो यही काम किया, ये उधर जाके डिवाइड करेगा। तो ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का सारा टेबल है ना, वो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या हुआ? अच्छा, नहीं वो तो ये आएगा ना। ये इक्वेशन मैंने अगर कल की डिस्कशन किसी को समझ आई थी तो मैंने बस वैसे ही उसको इससे रिलेट किया है कि ये जो टेबल बना हुआ है ये उसी पे ही बेस्ड बना हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अच्छा, अब मैं आपको इक्विवेलेंट का मतलब बताने लगा हूं, इसकी इंटरप्रिटेशन बताने लगा हूं कि क्या है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो करना ऐसे ही होता है। ये जो 16 रुपए और 13.89 निकला है, ये एक यूनिट जब कंप्लीट हो गया, यानी अगर चलें ठीक है, अभी जितना किया, अगर मैं पूछूं कि जो कंप्लीट होके आउट हुए हैं, ट्रांसफर आउट, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो 12,600 नेक्स्ट प्रोसेस में गए हैं उनकी टोटल कितनी कॉस्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12,600 को
मल्टीप्लाई कर देंगे 16 प्लस, ऐसे ही करेंगे ना। यानी आप ऐसे कर रहे होंगे तो उसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट्स मुकम्मल हुए, अगर एक यूनिट कंप्लीट होकर प्रोसेस 1 से निकलता है तो उस पर इतने रुपए की मटेरियल कॉस्ट आई होती है, इतने रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट आई होती है। यानी ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली है ये फॉर 1 कंप्लीटेड यूनिट है। ये सारी बात नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो इससे टेंशन नहीं लेनी। आपने कैलकुलेट करना कैसे है वो ऐसे करना है जैसे सिखाया, जैसे हो गया आपसे कैलकुलेट। ये जो 13.89 लिखा है, 16 लिखा है, ये है पर यूनिट कॉस्ट। किसकी पर यूनिट कॉस्ट? जो एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हमें ये कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट निकालनी है, कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड किससे करना है? कंप्लीटेड यूनिट से। अगर हमें कॉस्ट पर लीटर चाहिए तो टोटल खर्चे को डिवाइड किससे करना है? लीटर से। अगर कॉस्ट पर स्टूडेंट चाहिए तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं कह रहा हूं हमें कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट चाहिए तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए, लेकिन सारे तो नहीं हुए कंप्लीट। अगर किसी पार्क की, किसी एरिया, कोई पब्लिक प्लेस है जिसकी टिकट है, तो बड़े की टिकट अगर 200 रुपए है और बच्चे की टिकट उसका 50% है, बच्चे की टिकट बड़े की टिकट का हाफ है। अरे 100 हुआ यार, जबानी कैसे, शाबाश। तो अगर एक फैमिली जिसमें बड़े हैं 4 और बच्चे उस पार्क में गए हैं 10, चले, तो जो यार काम की बात सुन लेना, नहीं सुनना तो ना सुने, बाहर चले जाएं। अभी सुन लें, अगर पार्क में एंटर हो रहे हैं 4 बड़े और 10 बच्चे, तो जितना खर्चा होगा 4 बड़ों के लिए इतना रेट और 10 बच्चों के लिए इतना रेट, तो 10 बच्चों के लिए इतना रेट, कितना खर्चा होगा? 4 इंटू 200, 10 इंटू 100, टोटल कितना? अगर ये जानना हो कि एक बड़े की टिकट कितनी है तो 1800 डिवाइडेड बाय 14 कर दो। करें जरा, 1800 डिवाइडेड बाय 14 करें। 200 नहीं आ रहा ना? अच्छा चलें 1800 डिवाइड बाय 4 कर लें फिर। नहीं तो 4 भी नहीं और 14 भी नहीं, फिर कैसे पता चलेगा? तो नहीं, तो फिर हम कैलकुलेशन के लिए ऐसे बोलेंगे कि 10 बच्चों का उतना ही खर्चा है जितना 5 बड़ों का होता। सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए हैं 10 बच्चे ही, लेकिन कैलकुलेशन के लिए बोला जाएगा कि 10 बच्चों का उतना ही खर्चा हो रहा है जितना 5 बड़ों का खर्चा होना था। तो 4 तो बड़े हैं ही हैं, 10 बच्चे खर्चे के लिए इज इक्विवेलेंट टू 5 बड़े। खर्चे के एतबार से 10 बच्चों का उतना ही खर्चा है जितना 5 बड़ों का होना था। तो अब ये जो 9 है ना, ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट बड़े। 1800 को 9 से डिवाइड करें 200, तो एक बड़े का खर्चा आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए क्या, उन 2 बच्चों को जोड़ जोड़ के बड़ा नहीं बना दिया, बच्चे 10 ही हैं, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10 बच्चों का उतना ही खर्चा होगा टिकट का जितना 5 बड़ों का होता। तो 10 बच्चे इज इक्विवेलेंट टू 5 बड़े। 12600 यूनिट्स तो पूरे हैं ही, 2400 अधूरे यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू 1440 पूरे यूनिट्स। 2400 60% कंप्लीट हुए हैं, इन पे इतना ही खर्चा हुआ होगा कि अगर 1440 पूरे हुए होते तो कितना खर्चा होता। तो अब ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स के 12600 पूरे
और 2400 अधूरे इज इक्विवेलेंट टू 14040 पूरे। इतने बड़े और इतने बच्चे इज इक्विवेलेंट टू इतने बड़े। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। यूनिट्स असल में 2400 ही हैं, सिर्फ कैलकुलेशन में हम इनको इक्विवेलेंट फिगर निकाल रहे हैं ताकि ये इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स जहां लिखेंगे तो डिवाइडेड करके पर कंप्लीटेड यूनिट आंसर निकलेगा। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स की लॉजिक है। अब उसको करना कैसे है वो आपने टेबल के जरिए करना है। अभी तक जितना पढ़ा कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, आगे इसमें एबनॉर्मल लॉस गेन भी आना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ जाएगा। जैसे जैसे चीजें इसमें ऐड करता जाऊंगा, कल मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दूंगा, तो उनके यूनिट्स, परसेंटेज कंप्लीशन, मटेरियल का कॉलम, कन्वर्जन का कॉलम, और इन यूनिट्स को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में। ये चूंकि हर लिहाज से पूरा है तो दोनों में पूरा। ओके, होमवर्क लिखें सवाल। अरे अरे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एक रिपोर्ट है जिसने स्कूल में बच्चे की एक महीने की रिपोर्ट आएगी ना कि इस महीने में इस बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, इसका आउटकम क्या है। तो इस महीने की प्रोसेस 1 की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है और इसमें यह बताया जाएगा कि फॉर द मंथ इस प्रोसेस का जो भी आउटकम है, जो भी एंड रिजल्ट है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। यानी इस प्रोसेस का इस महीने का आउटकम यह है कि कितने यूनिट्स बन के आगे चले गए, तो उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, क्या है 3766। और इस महीने जितने अभी भी रह गए उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये है कि फॉर द मंथ इस प्रोसेस की जो प्रोग्रेस है, इस प्रोसेस का जो आउटकम है, यानी कितने बने, कितने जाया हुए, कितने बचे रह गए, उनकी टोटल कॉस्ट। तो जो बन के आउट हो गए उनकी टोटल कॉस्ट और जो अभी भी इन प्रोसेस है उनकी टोटल कॉस्ट। तो जो अभी भी इन प्रोसेस हैं इनकी टोटल कॉस्ट कैसे निकालूं, 2400 इंटू यही कर दूं, तोड़ के करना पड़ेगा, मटेरियल और कन्वर्जन अलग। मटेरियल इन पे कितने रुपए का लग चुका, क्या करूं, 2400 इंटू 16 कितना 38400। और कन्वर्जन के लिए क्या करूं, 2400 इंटू 13.89 कर लूं पूरा, नहीं इसका 60%, क्योंकि पूरा खर्चा लगता तो इतना लगता ना, अभी तो पूरा नहीं लगा। 20002 ये होती है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन 58402। चौबीस सौ मटीरियल पूरा लग चुका है इन पे, और इन 2400 पे कन्वर्जन अगर ये मुकम्मल हो जाते तो इतनी लगती, लेकिन अभी 13 रुपए पूरा नहीं लगा होगा इनके ऊपर। ये तो तब लगता है जब यूनिट पूरा हो जाता है, तो ये तो पूरा नहीं हुआ ना अभी, तो इस पे 13 रुपए नहीं लगा होगा, 13 रुपए का 60% लगा होगा। यहां तक कि कैलकुलेशन में कोई कैलकुलेट करने के तरीके में कोई मुश्किल परेशानी? हाँ जी, यहां तक कोई कॉन्सेप्चुअल एतराज? यहां तक नोटेड है? आपने ना इसको ऐसे नहीं करना, आपने करना है 1440 इंटू 13.89।
अच्छा ये कोई अजीब काम नहीं किया, ये 60% इससे पहले कर लें मल्टीप्लाई, होना तो तीनों ने मल्टीप्लाई है ना, तो इस 60 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये बन गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लें। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि असल यही हो रहा है, असल में यही हो रहा है कि 2400 यूनिट्स पे इतने रुपए पूरे खर्च नहीं हुए, इतने रुपए का, लेकिन आप ऐसे करने की बजाय ऐसे करिएगा तो उससे करने में आसानी क्या होगी कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में, कैमरा साथ साथ चलाना जरा, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हमने यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करना है ना, यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो जो यूनिट्स यहां लिखे हैं उनको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दें, 12600 इससे मल्टीप्लाई, मटीरियल में 2400 इंटू 16, 1440 इंटू 13, तो यहीं से फिगर उठा के देख के वहां लिखेंगे ना तो आसानी होगी, तो इसलिए आप ऐसे करिएगा, असल कॉन्सेप्ट ये है लेकिन आप ऐसे करिएगा। चलें अब लिखे होमवर्क, सवाल लिखिए होमवर्क। Following information पहली लाइन तो आपको पता ही है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे, है मैं इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि बाकी महीनों की आपको स्पेलिंग नहीं आती ना, फिर शर्मिंदा होंगे लिख के, तो मई आसान है इसलिए मैं मई बता देता हूं, नहीं तो फरवरी लिख लें, लिखें फरवरी लिखें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 160,000, 160,000, 1,60,000, नहीं ब्रैकेट ना लगाएं, नहीं ब्रैकेट नहीं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल के साथ कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 150,000, 150, 1.5 लाख। एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच मैंने डायरेक्ट मटेरियल बताया है 160,000, 1,60,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई है 150,000, 1,50,000, एक्चुअल एफओएच बता रहा हूं 70,000, 70,000। उसके बाद लिखिए एफओएच इज अप्लाइड, एफओएच इज अप्लाइड एट 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक्चुअल एफओएच मैंने बताई है 70,000 और अप्लाइड एफओएच कह रहा हूं 50%, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनपुट, इनपुट 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, और इन 2,000 यूनिट्स क्लोजिंग के साथ ब्रैकेट में लिखिए 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। अच्छा अभी ना आपको सिर्फ जो कैलकुलेशन का तरीका सिखाया ना उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये 60% करके दिया है, अदरवाइज आप अभी इस पे ज्यादा परेशान मत होना कि मटेरियल कैसे 60 हो गया, ये कुछ अरसा आगे चल के बताऊंगा ये चीज कि कैसे मटेरियल 60% हो गया, मैंने तो 100% कहा था, तो सिर्फ इसमें आपसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चाह रहा हूं इसलिए मैंने इसको 60% बताया है, रीजन इसकी आएगी बाद में।
मैं अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताया है 60%, 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और कन्वर्जन बताई है मैंने 80% कंप्लीट। जिनको विद रिस्पेक्ट टू की स्पेलिंग नहीं आ रही, ये होता है। और कन्वर्जन के लिए बताया है मैंने 80% कंप्लीट। रिक्वायर्ड आपसे यही तीनों, ये रिक्वायर्ड है। या अगर चले मैं ये भी कह दूं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, तो करना पड़ेगा ना, तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।